अब बहुत देर हो चुकी है। वे शब्द लगातार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जिससे वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। बहुत देर हो गई। किस बात के लिए बहुत देर हो गई? उन शब्दों ने रुयुए को इस बात का दर्दनाक एहसास दिलाया कि उसने किसी न किसी मोड़ पर गलती की थी, लेकिन वह ये पता नहीं लगा पा रही थी कि वास्तव में वह गलती कब हुई थी। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? जब से वह इस जंगल में आई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वह खुद नहीं है। फिर भी उसने ऐसा ही किया क्योंकि उसे इससे मिलने वाला एहसास अच्छा लगता था, स्वतंत्र और बंधन मुक्त। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। मुझे गांव पहुंचना होगा, यही एकमात्र उपाय था जो उसे सूझा। यही वह जगह थी जिसे उसने शुरू से ही सुरक्षित रखने का फैसला किया था, इसलिए अगर उसे यह पता लगाने के लिए कहीं और रहना था कि वह किस तरह के जाल में फंसी है, तो वह जगह यही थी। वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी, लेकिन पाया कि वह उसके पिछले हमले के मलबे से अवरुद्ध था। सौभाग्य से उसने पिछली लड़ाई में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की थी और उसने उस मलबे को उसी ज्वाला कमल के छोटे रूप से उड़ा दिया, जिसका इस्तेमाल उसने उस हटे कट्टे आदमी को मारने के लिए किया था। गुफा का द्वार खुलते ही वह तुरंत बाहर भागी और वहां उसे शांत चांदनी दिखाई दी। क्या उसे पक्का यकीन था कि वह गुफा में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे ही रही थी, तो फिर चांद इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? ज्यादा से ज्यादा सूरज तो अभी अभी डूबा होगा। कुछ ही मिनटों में उसके सीने में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, लेकिन विसंगतियां बढ़ती ही जा रही थी। उसे घबराहट होने लगी थी। हाँ, संदेश भेजने वाला ताबीज। अगर वह हट्टा कट्टा आदमी महज एक भ्रम था, तो बाकी के लोग भी शायद वैसे ही हों। रुयुए को डेमियन को चेतावनी देनी थी, जो संभवतः उसी तरह उनका पीछा कर रहा था जैसे उसने उस आदमी का किया था। वह एक बार फिर जंगल के हरे भरे वातावरण से होकर गुजरी, लेकिन उसका दिल अब शांत नहीं था। वह भय से जल रही थी और डेमियन से संपर्क करने के लिए ताबीज में अपनी शक्ति का संचार कर रही थी। तथापि, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? उसने कितनी ही बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आपने ही मुझे खतरे की स्थिति में संपर्क में रहने के लिए कहा था, तो ऐसे नाजुक समय में आप चुप कैसे रह सकते हैं? उसे थोड़ा धोखा महसूस हुआ, लेकिन उसने उस भावना को दबा दिया। उसके जवाब न देने का कोई कारण तो होगा ही। वह इस समय किसी परेशानी में होगा। वह सीधे रास्ते पर दौड़ती रही, गांव की ओर वापस जाने का रास्ता तलाश रही थी, लेकिन दूरी इतनी अधिक थी कि कम समय में वहां पहुंचना असंभव था। वह कई किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी वह यूं ही तीसरे दर्जे की हस्ती नहीं थी। रात के समय चंद्रमा से मिलने वाली शक्ति के अलावा उसके पास नई ज्वालाएं भी थीं, जिन्हें उसने अभी अभी जागृत किया था। उसके पैरों से जेट इंजन की तरह लपटें निकली और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। वह जंगल में तेजी से आगे बढ़ी और अपने पीछे बर्फ की चादर छोड़ती चली गई। और ऊर्जा की खपत की परवाह किए बिना 10 मिनट तक लगातार तेज दौड़ने के बाद आखिरकार उसे दूर रोशनी दिखाई दी। ये वहां है। उसने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी और पिछली गति से लगने वाले समय के आधे समय में ही गांव पहुंच गई। लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो उसने देखा कि वहां अजीब सी शांति थी। चूंकि उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसे अजीब नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हवा में एक रहस्यमय माहौल छाया हुआ था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गांव के लकड़ी के फाटकों में प्रवेश करते ही उसने अपनी गति धीमी कर दी, अपनी इंद्रियों को तेज कर लिया और आसपास के वातावरण के प्रति सतर्कता बनाए रखी। इधर उधर देखते हुए उसने गौर किया कि सन्नाटे के बावजूद ज्यादातर घरों में अभी भी रोशनी थी। रुयुए ने यह नजारा देखकर भौहें चढ़ आईं, लेकिन आगे बढ़ती रही। चूंकि गांव बिल्कुल भी बड़ा नहीं था, इसलिए उसे केंद्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो उसे लगभग वापस आने का पछतावा हुआ। गांव के मुखिया के घर के बीचों बीच बनी झोपड़ियों के चारों ओर की कच्ची जमीन खून से सनी हुई थी। खून की तीखी गंध उसकी नाक में घुस गई, मानो उसे उस दृश्य को देखते रहने के लिए मजबूर कर रही हो। जमीन पर खून से लथपथ मांस के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिनमें से सबसे बड़े टुकड़े मानव अंगों जैसे लग रहे थे। हालांकि रुयुए के लिए ऐसी हिंसा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसे उल्टी आने लगी। हालांकि उसने एक बार फिर अपनी भावनाओं को दबा लिया और आगे बढ़ती रही। मांस के टुकड़े धीरे धीरे बड़े होते गए और फिर उसकी नजरों में पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से और सिर दिखाई देने लगे। ये तो है। वह कुछ खास शरीरों को घूर रही थी। उनकी बाहें आपस में इस तरह लिपटी हुई थी मानो वे एक दूसरे को गले लगा रहे हों, लेकिन उनके सिर गायब थे। दरअसल वे कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। वह एक छोटी लड़की और लड़का थे, दोनों के चेहरे पर खौफ के भाव थे। जीवित रहते हुए जो आंसू उनके चेहरों से बहे थे, वे अब भी ताजा थे।
जब वे पहली बार जंगल में पहुंचे थे तब उन्होंने और डैमियन ने लिंग, एर और यानचेन को बचाया था। सिर्फ वे ही नहीं थे, गांव के कई सदस्य और यहां तक कि उस पहले समूह के कुछ अन्य बच्चे भी जमीन पर बेजान पड़े हुए देखे जा सकते थे। रुयुए के कदम लड़खड़ा गए, उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। भले ही वह उनसे कुछ ही समय के लिए मिली थी, लेकिन उनकी मासूमियत ने उसे प्रभावित किया। उसे ऐसा लगा जैसे उनके साथ उसका एक खास रिश्ता बन गया हो। लेकिन वह यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसे इस त्रासदी के कारण का पता लगाना ही था। आज मारे गए इन निर्दोष लोगों का बदला लेने की तीव्र इच्छा उसके भीतर जागृत हो उठी। ग्रर अचानक उसे बगल वाली झोपड़ी के दूसरी तरफ से एक दबी हुई गुर्राहट सुनाई दी। उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसे वह गुर्राहट किसी भूखे जानवर की गुर्राहट जैसी लगी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह झोपड़ी के चारों ओर घूमने लगी, कोशिश कर रही थी कि उसके कदम यथासंभव हल्के रहें। वह कोने में छिपे हुए किसी भी जानवर को तब तक सतर्क नहीं करना चाहती थी जब तक कि वह उसकी ताकत की पुष्टि न कर ले। लेकिन जब वह आखिरकार झोपड़ी के दूसरी तरफ पहुंच गई, दो आकृतियां दिखाई दे रही थीं। एक लंबी खड़ी थी जबकि दूसरी उसकी कमर तक ही थी। अजीब बात यह थी कि वे दोनों मनुष्य थे। लंबे कद के व्यक्ति ने छोटे कद के व्यक्ति की गर्दन पर अपना हाथ लपेट रखा था, जाहिर तौर पर वह उसका गला घोंट रहा था। ग्रर एक बार फिर गुर्राहट सुनाई दी और यह स्पष्ट था कि यह आवाज लंबे कद वाले व्यक्ति की थी। रुयुए ने अपनी निगाहें उन पर टिका दी, लेकिन इस अंधेरे में वह उन्हें देख नहीं पा रही थी। और मानो उसकी इच्छा का जवाब देते हुए चांदनी धीरे धीरे अपनी दिशा बदलती गई और उसके सामने के दृश्य को रोशन करने लगी। दोनों व्यक्तियों के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में खून लगा हुआ था, इस हद तक कि यह स्पष्ट था कि यह खून पूरी तरह से उनका अपना नहीं था। लंबे कद वाले व्यक्ति की उंगलियां लंबी थीं जो देखने में पंजे जैसी लग रही थी और छोटे कद वाले व्यक्ति की गर्दन में धंसी हुई थी। दोनों के शरीर पर लगे घावों से और भी अधिक खून बह रहा था, जिसमें छोटा कद वाला व्यक्ति अधिक घायल था। इतनी भयावहता के कारण रुयुए उन दोनों आकृतियों की पहचान मुश्किल से ही कर पा रही थी। ऐसा तब तक था जब तक कि चांदनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन नहीं कर दिया। उसकी आंखों के सामने नीलम जैसे लाल रंग की अविस्मरणीय आंखों और क्रॉस के आकार की पुतलियों वाला एक व्यक्ति था, जो उस दयालु बुजुर्ग बाबा की हत्या कर रहा था, जिनसे वह एक दिन पहले ही मिली थी। रुयुए उस दृश्य को देखकर सदमे में थी, जिसमें उसका छोटा भाई उस दयालु ग्राम बुजुर्ग का गला घोंट रहा था, जिसकी मदद करने के लिए उसने गांव छोड़ने से पहले सहमति दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी भावनाएं इतनी उथल पुथल में थी कि वह मुश्किल से ही ठीक से सोच पा रही थी। हर तरफ खून ही खून था, एक निर्दोष लड़की का गला पकड़ा हुआ था। रुयुए की आंखों में जो दृश्य उभर रहा था वह स्पष्ट था। उसने अविश्वास भरी निगाहों से डेमियन की ओर देखा और मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकालने की कोशिश की। क्या तुमने उन सबको मार डाला? वो ये कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसके अंदर क्रोध उबलने लगा। वह जानती थी कि डेमियन के अंदर एक क्रूर प्रवृत्ति छिपी हुई है, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने खुद ये तब देखा था जब वे तियान यांग के आभा दमन के शिकार हुए थे। लेकिन यह सोचना भी मुश्किल है कि वह इतनी दूर तक जाएगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया और वह इसे और सहन नहीं कर सकी। उसके हाथों से नीली सफेद लपटें फूट पड़ी और उसका पूरा शरीर आग की चपेट में आ गया। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वह क्रोध से चीख उठी और डेमियन की ओर आग की एक विशाल लहर छोड़ गई। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने पहले इस्तेमाल की गई ज्वाला की तलवारों जैसी ही तलवारें और 13 पंखुड़ियों वाले विस्फोटक कमल भी उसकी ओर फेंके। लेकिन अपने ऊपर हो रहे हमलों की बौछार के बावजूद डेमियन टस से मज नहीं हुआ। उसके शरीर से एक अजीब सी शक्ति निकली, जिससे अंतरिक्ष में हल्की सी हलचल पैदा हो गई। और फिर जब आग के हमलों की बौछार उसके शरीर से 5 मीटर की दूरी तक पहुंच गई, वे गायब हो गए। खैर, सभी नहीं। आग की विशाल लहर पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी हमले अभी भी जारी थे। लेकिन उनकी प्रगति रत्ती भर भी नहीं हो रही थी। रुयुए चाहे उन्हें कितना भी प्रोत्साहित करे या अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करे, उसके हमले मानो गतिरोध में फंस गए थे। डेमियन ने अचानक अपना वह हाथ उठाया जिससे वह एल्डर बाबा को नहीं पकड़े हुए था और हल्के से अपने सामने हवा में झटका दिया। इस हरकत के बाद आग की लपटें एक बार फिर फूट पड़ी। लेकिन वे आकाश की ओर उड़ रहे थे, उस रास्ते पर नहीं जिस पर रुयुए ने उन्हें चलने के लिए कहा था। बब बूम! रात के आकाश में आतिशबाजी जैसी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। जब रुयुए ने पीछे मुड़कर डेमियन की ओर देखा तो उसे बेहद ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ा।
हालांकि उसकी निगाहें उस पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके चेहरे पर दिख रही पीड़ा और धोखे के दर्द के बावजूद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। जब उसकी बर्फीली ठंडी आंखें वापस उसकी पकड़ में मौजूद आकृति की आंखों से मिली तो उसके मुंह से दो भावहीन शब्द निकले, उसे रिहा कर दो। भावहीन नहीं, ये सही शब्द नहीं था। इन दो शब्दों में एक ऐसी अनियंत्रित क्रोध की भावना समाहित थी जो उस समय रुयुए के भीतर के क्रोध से भी कहीं अधिक थी। इस समय डेमियन एक ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फट सकता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, बड़े बाबा ने मुश्किल से सांस लेते हुए जवाब दिया। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। बुजुर्ग की हताश चीखों से रुयुए की पीड़ा और भी बढ़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह एक बार फिर डेमियन पर हमला कर पाती, उसने महसूस किया कि एक प्रतिबंधात्मक शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया है, जिससे उसकी हरकत सीमित हो गई है। अभी यहीं रहो। डेमियन के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। बड़े से बात करते समय उसके शब्दों में जो कड़ापन और ठंडक थी, उसके विपरीत उससे बात करते समय उसमें एक अनकही कोमलता थी। दिमागी खेल खेलना बंद करो कमीनी, वरना मैं तुम्हारा सिर अभी कुचल दूंगी, इसे छोड़ दो। उसके शब्दों को सुनकर बड़ी बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उनके चेहरे से घबराहट के भाव गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। उनकी जगह एक घिनौनी मुस्कान आ गई। केक, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा कोई नौजवान इस सब में शामिल होगा। उसके मुंह से निकली आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी रुयुए को उस दयालु बुजुर्ग महिला की याद थी जिनसे वह मिली थी। अब जो आवाज सुनाई दे रही थी वह कर्कश थी, मानो ब्लैकबोर्ड पर नाखून रगड़े जा रहे हों। लेकिन डेमियन को कोई परवाह नहीं थी। उसने उसके गले पर अपनी पकड़ और कस ली, नहीं उस चीज पर जो उसका गला होने का नाटक कर रही थी, और वही बात बार बार दोहराए, उसे रिहा करो। छी, एल्डर बाबा होने का नाटक करने वाले उस जीव ने असंतुष्टि में अपनी जीभ चटकाई, फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आए और उससे एक मंद धूसर रोशनी निकली। अचानक ही तेज सिरदर्द के कारण रुयुए जमीन पर गिर पड़ी। ये क्या हो रहा है? उसके मन में बदलाव आने लगा और उसकी सारी पिछली दुश्मनी और पीड़ा धुएं की तरह गायब हो गई। उसके मन में गांव का दौरा करने के बाद से किए गए सभी कार्यों की यादें कौंध गईं। जिस तरह से उसने मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे कदम बढ़ाया, जिस तरह से वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ी, जिस तरह से उसने अहंकार में आकर मदद को नजरअंदाज किया, और जिस तरह से वह हर छोटी मोटी समस्या पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देती रही। इसके अलावा जंगल से उसे जो अजीब सी शांति का एहसास होता था, वह एहसास ही था जिसके कारण वह वहां से जाना नहीं चाहती थी। जैसे ही एल्डर बाबा की आंखों से वह धुंधली धूसर रोशनी गायब हुई, सब कुछ मिट गया। सिरदर्द भी जल्द ही शांत हो गया और रुयुए ने एक बार फिर अपनी आंखें खोल ली। अपने आसपास के दृश्य को एक बार फिर देखते हुए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सहानुभूति का जरा सा भी आभास नहीं। ज्यादा से ज्यादा उसे उन दो किशोरों की मृत्यु पर हल्का सा अफसोस हुआ। उसकी निगाहें फिर से डेमियन की ओर घूमी और उसकी आंखों में एक जटिल चमक सी कौंध गई। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वह उसके कार्यों पर संदेह नहीं कर सकती थी। केक, अब जब मैंने तुम्हारे छोटे प्रेमी को रिहा कर दिया है, तो मुझे जाने दो। तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। उस जीव के लिए अपनी जान सबसे बढ़कर थी। भले ही अंत में वह पकड़ा जाता, कम से कम वह जीवित तो रह सकता था और अपनी मनचाही चीज पाने के लिए एक बार फिर साजिश रच सकता था। तथापि किसने कहा कि तुम जी सकते हो? डेमियन ने बेरहमी से एल्डर बाबा का चेहरा पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। विल्क्रो से कपड़ा फटने की आवाज के साथ पूरा चेहरा धड़ से अलग हो गया। डेमियन ने खाल को एक तरफ फेंक दिया और उस प्राणी को देखा जिसके चेहरे के हाव भाव अब स्पष्ट हो गए थे। उसका चेहरा इतना बदसूरत था कि बच्चों को सचमुच सदमा लग सकता था। उसकी आंखें खोखली थीं, जिनमें धुंधली धूसर लपटें चमक रही थीं। उसकी त्वचा गंदे पानी की तरह हरे और भूरे रंग का मिश्रण थी, और उसकी नाक और मुंह टेढ़े मेढ़े थे, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। उन धुंधली धूसर लपटों को घूरते हुए डेमियन ने अपनी चेतना पर एक खिंचाव महसूस किया, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। तो इस समय भी तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? उसने उस प्राणी से कहा, जिसने अभी भी डर का कोई संकेत नहीं दिखाया था। मैं और क्या करूं? झुककर क्षमा मांगूं? तुम मुझे वैसे भी मार ही डालोगे, है ना? उसने घृणा भरे स्वर में उत्तर दिया। डेमियन ने अपनी आंखें हल्के से बंद कर ली। मैं समझ गया। और बिना कुछ और कहे उसने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली, और अपनी स्थानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे तब तक विकृत किया जब तक कि उस प्राणी का सिर उल्टा नहीं हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले मरे हुए झुंड के नेता का सिर था।
उस प्राणी की आंखों के सॉकेट में जलती हुई लपटें पूरी तरह बुझने से पहले मंद पड़ गईं और एल्डर बाबा का छोटा मानव शरीर उनके नीचे घास में विलीन हो गया। डेमियन ने अपने हाथों में बिजली की ऊर्जा भरकर उसे अत्यधिक गर्म किया और फिर उसे मृत प्राणी की ओर फेंक दिया, जिससे उसका शरीर जलकर राख हो गया। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इसके बाद और कुछ ना हो। डेमियन की निगाहों में छाई ठंडक धीरे धीरे कम हो गई जब उसने रुयुए की ओर देखा, जिसने यह सारा वाक्य अपनी आंखों से देखा था। उसके चेहरे पर उदासी का भाव देखकर उसने हल्की सी आह भरी। मुझे माफ करें। रुयुए की निगाहें बार बार डेमियन और जमीन पर पड़े शव के बीच घूम रही थी। उसकी आंखों में खोया हुआ भाव कभी गायब नहीं हो रहा था। क्या आपको पता था? उसने जैसे तैसे ये शब्द अपने मुंह से निकाले। डेमियन ने उसे जटिल निगाहों से देखा, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे बस इतना आभास था कि कुछ गड़बड़ है। वह सच कह रहा था। शुरू से ही उसे पूरी स्थिति में कुछ गड़बड़ लग रही थी, बस वह इसका सटीक कारण नहीं बता पा रहा था। इसी कारणवश रुयुए के उसके साथ से चले जाने के बाद उसने जंगल में यात्रा की और उसमें मौजूद सभी बड़े जानवरों के झुंडों का अवलोकन किया ताकि कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। इस अवलोकन के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ। गांव में एल्डर के कमरे को घेरे हुए धुंधली ऊर्जा में एक जानी पहचानी सी अनुभूति थी। वह इस परिचितता के स्रोत का पता नहीं लगा सका, लेकिन जैसे जैसे वह जानवरों के आसपास अधिक समय बिताता रहा और उन्हें अत्यंत एकाग्रता से देखता रहा, उसे इसका एहसास हुआ। वह परिचितता पशुवत शक्ति के समान थी। यह न केवल वह चीज थी जिसके बीच उसने 2 साल बिताए थे, बल्कि यह वह चीज भी थी जो उसका एक हिस्सा बन गई थी। हालांकि उसके शरीर में प्रवेश करते ही पशु शक्ति उसके शरीर द्वारा शुद्ध हो गई, फिर भी यह तथ्य नहीं बदला कि उसने विकास के लिए इसे अवशोषित किया था। वह परिचित अनुभूति उसे अपने पहले विकास के दौरान महसूस हुई थी, जब पहली बार प्रचंड पशु शक्ति ने उसके शरीर पर आक्रमण किया था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वह दौड़कर गांव वापस आ गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह पहुंचा तब तक काम हो चुका था। जमीन खून से लथपथ थी, लेकिन वह आगे कुछ भी होने से रोक सकता था। उसने स्वयंभू बाबा के साथ लड़ाई शुरू की और अंततः जीत हासिल की। उसने कोई नरमी नहीं बरती। उसने उस चीज को यातना देकर उससे जानकारी निकलवाए और ज्यादा दर्द दिए बिना भी उसने उसे सब कुछ बता दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस तरह पकड़े जाने में आनंद आ रहा हो। यातना देने पर भी वह जरा सा भी भयभीत नहीं हुआ। उसी समय उसे असलियत पता चली। पहली मुलाकात के दौरान उसके मन में जो भावना आई थी, जिसके कारण उसने उस बूढ़ी औरत को भविष्यवक्ता मान लिया था, वह महज एक दिखावा था। उस जानवर को, जिसे किसी तरह ऐसे व्यवसायों की जानकारी थी, ने स्थिति का लाभ उठाया और डेमियन का ध्यान भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने उसे कमरे में सबसे मजबूत व्यक्ति माना था। और उनकी रणनीति कारगर साबित हुई। डेमियन बूढ़ी औरत की पहचान और अपने शरीर पर हावी होने की कोशिश कर रही विदेशी ऊर्जा को रोकने में इतना मशगूल था कि वह बाकी सब कुछ भूल गया, और तब तक उसे कोई परवाह नहीं थी जब तक कि रुयुए उसे गांव से बाहर नहीं खींच ले गई। और उस दौरान उसके पास रुयुए के साथ जो चाहे करने की क्षमता थी। उसने अपनी विचित्र क्षमता से उसकी भावनाओं और धारणा को नियंत्रित किया, जिससे वह अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन उसे यह स्वाभाविक लगा। इसने उसे इसकी योजना के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और उसने गांव से दूर स्थापित किए गए भ्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि डेमियन को भी इसमें घसीट लिया गया। एकमात्र चीज जिसका वह अनुमान नहीं लगा सका, वह थी सब कुछ समाप्त होने के बाद डेमियन की गतिविधियां। उसने अनुमान लगाया था कि वह रुयुए के साथ चला जाएगा, या कम से कम यह उम्मीद नहीं की थी कि वह गांव छोड़ने से पहले वापस लौटेगा। लेकिन डेमियन एक ऐसा कारक था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। अगर उसे बीस्ट माना की जानकारी न होती, अगर उसे इवॉल्वर का खिताब न मिला होता, तो शायद बीस्ट की योजना सफल हो जाती। और जैसे ही यह बातचीत समाप्त हुई, रुयुए वहां आ गई। पूर्व सूचना मिलने के बाद डेमियन पहले से ही गुस्से में था, और रुयुए द्वारा बिना सोचे समझे उस पर हमला करने का तरीका देखकर वह और भी क्रोधित हो गया। उसने उस जानवर को मारने से पहले उससे पूछताछ भी जारी नहीं रखी, बल्कि उसकी मौत की अपनी इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। रुयुए को घटनाओं का पूरा ब्यौरा सुनाते हुए डेमियन ने एक बार फिर आह भरी। रुयुए की आंखों में अब खोई हुई सी भावना नहीं थी, बल्कि जब वह उस जानवर को देख रहा था तो उसकी आंखें रुयुए की आंखों से भी ज्यादा ठंडी थीं। उसने खुद को फिर से अलग थलग कर लिया। डेमियन को यह परिणाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जानता था कि उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानने के बाद उस पर इस तरह का असर पड़ेगा। बस उसे इतना बुरा होने की उम्मीद नहीं थी।
जब उसने उसकी ओर देखा तब भी उसकी निगाहें जम सी गईं। पहले जैसी आत्मीयता अब उसमें नहीं थी, और सच कहूं तो वह उसे उस हालत में नहीं देख सकता था। डेमियन की निगाहें दृढ़ हो गईं। वह आगे बढ़ा, रुयुए के चारों ओर फैली दुर्गम आभा और यहां तक कि उसकी निर्जीव आंखों को भी अनदेखा करते हुए जो उसे घूर रही थी। जैसे ही वह पास आया, रुयुए पीछे हट गई, क्योंकि वह उस समय किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसका मन उथल पुथल से भरा था और दिल बेचैन था। अगर मेरे बचकाने सपने ना होते, अगर मेरा व्यक्तित्व ऐसा ना होता, अगर मैंने बस वही सुना होता जो उसने मुझे बताया था। मन ही मन वह जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहराती रही। अगर खुश रहने का मतलब ये था कि वह फिर से ऐसी ही किसी स्थिति में फंस सकती है, तो वह खुद को खुश नहीं रहने देगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह स्वेच्छा से पिंजरे में बंद पक्षी बन रही हो, पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर यही उसकी समस्याओं का समाधान था तो ठीक है। वह अपने उस बचकाने रूप को भी मार डालेगी जो स्वतंत्रता की कामना करता था। लेकिन जैसे ही उसके विचार चरम पर पहुंचे, उसने महसूस किया कि दो मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसे आगे की ओर खींच लिया गया। उसका सिर हल्के से डेमियन की छाती पर टिका और डेमियन ने अपनी बाहों को उसके कंधों के चारों ओर लपेटकर उसे गले लगा लिया। बेवकूफी भरी बातें मत सोचो, उसने धीमी आवाज में कहा। भले ही उसके शब्द डांटने वाले थे, लेकिन उसका लहजा इतना नर्म था कि वह नाराज नहीं हुई। उसका शरीर जम गया। यह जरूरी नहीं था कि उसे सदमा लगा हो, लेकिन वह हिलने डुलने में असमर्थ थी। उसे उसकी बाहों में सुकून महसूस हुआ। नहीं, मुझे आराम करने की इजाजत नहीं है। इससे पिछली बार जैसी ही स्थिति फिर से पैदा हो जाएगी। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। वह उस आराम में रहने के लिए मजबूर थी जिससे वह अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रही थी। रुको, कृपया रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो। उसकी शांत आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपनी भावनाओं से भागने से कुछ हल नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। बस उन्हें बाहर निकाल दो। यहां कोई है जो सब कुछ सुनने को तैयार है। क्यों? तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? तुम हमेशा की तरह चिड़चिड़े और बदतमीज क्यों नहीं बने रहते? वह मन ही मन रोई। फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद वह ये शब्द बोल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था मानो उसे खुद भी एहसास न हो। उसकी बाहें डेमियन की छाती के चारों ओर लिपट गईं और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे खुद भी इसका एहसास न हो। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे और उसकी कमीज को भिगो रहे थे। और ऐसा लगा मानो डेमियन ने खुद को बिना बताए ही उन दोनों को गांव के नरसंहार से दूर एक सुनसान जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया हो। एक ऐसी जगह जहां रोते समय कोई उन्हें परेशान न करे। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा, धीरे से उसके सिर को थपथपाया और उसके बालों को सहलाया। उसके हर एक काम से वह उस गर्माहट में और गहराई तक डूबने के लिए बेताब हो जाती थी, लेकिन उसका दिमाग लगातार उसे चेतावनी दे रहा था कि यह सही रास्ता नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी भावनाओं से लड़ नहीं सकती थी, फिर भी वह ऐसा करना चाहती थी। अंत में वह उसकी बाहों में रोने लगी और ये तय नहीं कर पा रही थी कि आगे क्या करे। जू रुयुए जू येबाई की पहली और इकलौती बेटी, जो जू वंश के मुखिया थे, जू वंश की छोटी राजकुमारी। ये वे पहचाने थी जो दूसरों की नजरों में रुयुए की पहचान बनाती थी, और वे गुण थे जो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। जन्म के दूसरे ही पल से उसे वही इंसान बनने के लिए मजबूर किया गया था। छोटी उम्र में भी उसे वह प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। चाहे उसके पिता हो, उसकी माँ हो, उसका बड़ा भाई हो या उसके परिवार के अन्य सदस्य, किसी ने भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जू वंश कभी मात्र सत्तात्मक था, जो साधना जगत में उन गिने चुने वंशों में से एक था जो इस तरह के पदानुक्रम को सफलतापूर्वक बनाए रख सकता था। लेकिन ये सब कई दशकों पहले बदल गया। सिंहासन पर अवैध कब्जा कर लिया गया और वंश बदल गया। क्लाउड प्लेन में लगभग हर दूसरी शक्ति की तरह ये पितृसत्तात्मक हो गया। लेकिन जू वंश एकमात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था, और इसके पीछे एक कारण था। वंश की महिलाएं ही आमतौर पर सबसे प्रतिभाशाली होती थीं, क्योंकि वंश मुख्य रूप से यिन प्रकृति के तत्वों पर केंद्रित था। रुयुए भी ऐसी ही थी। वह जन्म से ही अपार प्रतिभाओं से संपन्न थी और उसमें यिन तत्व का कोई विशेष गुण नहीं था, बल्कि इनके प्रति ही उसका गहरा लगाव था। यह पितृसत्ता के लिए एक खतरा था। अगर रुयुए कभी इतनी शक्तिशाली हो जाती, तो वह एक बार फिर सिंहासन पर कब्जा कर सकती थी और कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। इसी कारण उसे हमेशा तिरस्कृत किया जाता था।
उसे नीची नजरों से देखा जाता था और केवल जू कबीले के उद्देश्यों को पूरा करने के एक साधन के रूप में समझा जाता था। उनका मानना था कि जब तक वे ऐसा करते रहेंगे, वह कभी उनके लिए खतरा नहीं बनेगी। वह प्यार को जाने बिना बड़ी हुई। वह बिना मुस्कुराए बड़ी हुई। केवल दो ही लोग थे जिनके सामने वह सचमुच मुस्कुरा सकती थी, वह था गार्ड और नौकरानी दंपति, जो उसकी देखभाल ऐसे करते थे जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। जब उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया, तब भी वे उसके साथ थे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए और उसका सही ढंग से पालन पोषण करते हुए। इसके लिए वह अत्यंत आभारी है। जब वह 16 वर्ष की हुई तो मुलाकातें शुरू हो गईं। अन्य 4 महान कुलों से लेकर प्रमुख संप्रदायों के लोग सभी उससे विवाह करने का अवसर पाने के लिए जू कुल में आने लगे। और जिस तरह से वह अपने कबीले के उच्च अधिकारियों के हाथों की कठपुतली मात्र थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसकी इन सभी मुलाकातों को स्वीकार कर लिया। उसे उन युवा स्वामियों और बुजुर्गों का मनोरंजन करने के लिए विवश किया गया था जो उसकी देह को कामुक विचारों से घूरते थे। यिन से लगाव रखने वाले व्यक्ति का यिनसार एक सामान्य युवती की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। लेकिन अपने कबीले द्वारा वर्षों तक आत्मविश्वास को चकनाचूर किए जाने के बावजूद रुयुए ने अपनी पहचान की भावना विकसित कर ली थी। यह उन 2 लोगों के कारण संभव हुआ जिन्होंने उसे सही नैतिक मूल्यों के साथ पाला पोसा था। वह अपने कबीले के विकास के लिए एक साधन बनने की इच्छा नहीं रखती थी। वह खुद कबीले से नफरत करती थी। और इतने साल बीतने के साथ ये देखकर कि वास्तव में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी और सभी केवल उसके भौतिक मूल्य की परवाह करते थे, उसने एक कठोर बाहरी आवरण विकसित कर लिया। उसने हर किसी और हर चीज से दूरी बना ली और एक ऐसा रवैया अपना लिया जिससे कोई आसानी से संपर्क न कर सके। वह ऐसी शख्सियत बन गई जिससे युवा मालिक भी संबंध बनाने की कोशिश करने से डरते थे। ऐसा करने से केवल उनकी पीड़ा ही बढ़ेगी। उसने गुप्त रूप से प्रशिक्षण लिया और 18 वर्ष की आयु में द्वितीय श्रेणी तक पहुंचने में कामयाब रही, जिससे उसे लगातार मिलने वाले विवाह प्रस्तावों से कुछ हद तक मुक्ति मिल गई। लेकिन वह एक ऐसी स्थिति में फंस गई जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी जेड हेवनली पैलेस के एक बुजुर्ग से तय कर दी थी। अब उसके लिए इस स्थिति से वैसे निकलना नामुमकिन था जैसे वह इतने सालों से करती आ रही थी। इसलिए उसने कड़े कदम उठाए। वह जू कबीले से भाग गई और कई महीनों बाद सेलेस्टियल स्टार पैलेस पहुंची। उसने शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की और पदोन्नति पाते हुए इस प्रक्रिया में ग्रैंड एल्डर तियान यांग का ध्यान आकर्षित किया। पहले तो वह उसे अस्वीकार करना चाहती थी, ये सोचकर कि वह भी उन सभी दरिंदों जैसा ही है जो उसका शरीर चाहते हैं। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे अपने कबीले और जेड हेवनली पैलेस से खुद को बचाने के लिए संप्रदाय के भीतर समर्थन की आवश्यकता है। अंततः उसने उसकी शिक्षा स्वीकार कर ली। और समय बीतने के साथ उसे एहसास हुआ कि वह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने उसके बारे में सोचा था। वह उसे बहुत कम ही कुछ सिखाता था, बस उसे सही दिशा दिखाने के लिए कुछ संकेत देता था और बाकी सब उस पर छोड़ देता था। जब भी वह उसे देखता, उसे बस एक गुरु की अपने शिष्य के प्रति नजर ही नजर आती थी। वह धीरे धीरे उनके प्रति स्नेह दिखाने लगी और उन्हें अपना सच्चा गुरु मानने लगी। उनके मार्गदर्शन में वह 20 वर्ष की आयु तक तृतीय श्रेणी प्राप्त करने में सफल रही। यह अभूतपूर्व प्रगति थी, लेकिन मुसीबत उसका पीछा करने लगी। उसके कबीले और उस मुखिया ने जिससे उसकी शादी होनी थी, उसकी उपस्थिति की मांग की। उसे यकीन था कि समर्थन मिलने के बावजूद भी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगले कुछ महीनों में वे सभी मांगे और प्रयास थम गए। ऐसा क्यों हुआ? उस समय उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अब वह जानती थी कि तियान यांग ने ही यह कदम उठाया था। उनकी ताकत और रुतबे को देखते हुए उनका मुकाबला करने वाले बहुत कम लोग थे। खासकर कोई ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं जिसकी ताकत पूरे लोक के दूसरे सबसे बड़े संप्रदाय से कम हो। वह बिना किसी चिंता के तियान यांग के अधीन अपना प्रशिक्षण जारी रखती रही और धीरे धीरे उसके प्रति खुलती गई। और फिर कोई और सामने आया, एक नया शिष्य जिसे उसके गुरु ने उसका छोटा भाई बताया था। पहले तो उसे यह सोचकर ही घृणा हुई। वह न केवल एक पुरुष था, बल्कि वह उसके उस शांतिपूर्ण दैनिक जीवन को भी भंग करने वाला था जिसे वह बहुत महत्व देती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह तियान यांग से भी ज्यादा तेजी से उसके प्रति आकर्षित हो गई। वह घमंडी था, कभी कभी बेशर्म भी था, और जब भी मौका मिलता वह उसे चिढ़ाता था, लेकिन वह उससे नफरत नहीं कर पाए। ऐसा क्यों था? पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे बात समझ आने लगी। शुरू से ही उसने उसकी स्थिति को नजरअंदाज किया। चाहे वह उसकी बड़ी बहन हो या शिव वंश की छोटी राजकुमारी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
जब वह उसके प्रति अकड़ दिखाती तो वह भी तुरंत उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता। यह एक ऐसा रवैया और व्यवहार था जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। वह वास्तव में उसे सिर्फ एक और व्यक्ति के रूप में देखता था। इस तरह के रवैये ने अनजाने में ही उसके द्वारा अपने चारों ओर खड़ी की गई बर्फीली दीवार को पिघला दिया। जिस तरह से वह उससे नाराज होती और बहस करती थी, उसने उसे अधिक सामाजिक बनने के लिए मजबूर कर दिया। और उसे यह एहसास बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी खोई हुई जवानी को फिर से पा रही हो। लेकिन हाल ही में घटी घटना को देखते हुए उसे लगा कि उसे ऐसी युवावस्था की जरूरत नहीं है। वह पहले भी कई मिशनों पर जा चुकी थी और उसने हिंसा और नरसंहार के कई दृश्य देखे थे, लेकिन उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद इसलिए क्योंकि वह स्वभाव से ही ठंडी और उदासीन थी। लेकिन अब इस जगह पर उसे उन भावनाओं का दर्द महसूस हो रहा था जो इस तरह की भावनाएं ला सकती है। उसे एहसास हो रहा था कि ऊंचाइयों की तुलना में नीचाइयां कितनी भयानक हो सकती है। और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह इस तरह के खालीपन और उदासी को महसूस नहीं करना चाहती थी। उसे तब ज्यादा अच्छा लगता था जब वह अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर सके और उदासीन रह सके। लेकिन जब उसने उसे गले लगाया और उसके बालों में हाथ फेरा तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप मुझे ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे? उसने रोते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। उसे लगा कि उसकी कहानी सुनने के बाद शायद वह उसे अपनी मनमर्जी करने की इजाजत दे दे। लेकिन डेमियन ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। देखो, मैंने भी यही कोशिश की थी, लेकिन अंत में इससे तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ ही होगी। उसे रोज के लिए अपनी भावनाओं से भागने के कारण जो अपराधबोध हो रहा था, उसके बारे में सोचने लगा। यह एक भयानक एहसास था। शायद वह रुयुए की तरह अपनी भावनाओं को दबा सकता था, लेकिन क्या इससे कुछ हल निकलेगा? नहीं, यह तो बस भागने का एक और तरीका था। आप कह सकते हैं कि इस मामले में हम एक जैसे हैं। उसने अपने अनुभव उसके साथ साझा करने का फैसला किया। उसने पाया कि उसकी यह बड़ी बहन चाहे कितनी भी अकड़ दिखाती हो, असल में वह भी उतनी ही अपरिपक्व थी जितना वह खुद था। उसे वही पलायनवाद का तरीका अपनाते देख जो उसने खुद अपनाया था। उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख बन रहा था। क्या वह रोज के साथ पूरे समय यही करने की कोशिश कर रहा था? वह खुद को लगातार कोसता रहा। रुयुए चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी उसकी कहानी सुन रही थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने उसे अपनी प्रेमिका के बारे में बात करते सुना था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इसे इतने विस्तार से सुना था। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उसकी कहानी सुनते हुए उसे और कसकर गले लगा लिया। शांत चांदनी रात में दोनों एक दूसरे की गर्माहट का सहारा लेते हुए अपने दिलों में दबी परेशानियों को सुझाने की कोशिश कर रहे थे। भाग जाना। क्या डेमियन को इसकी अच्छी तरह से आदत नहीं थी? कुछ ही दिन पहले उन्होंने आखिरकार अपनी समस्याओं और अपनी भावनाओं से भागना बंद करने का फैसला किया। वह अभी भी उस बदलाव की प्रक्रिया में था और रुयुए ने उसकी बहुत मदद की। उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, बस इतना ही काफी था कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी भावनाओं को समझ सकता था। डेमियन सिर्फ रोज के प्रति अपनी भावनाओं से ही नहीं भागा, बल्कि मुख्य रूप से खुद से ही भागा। उसकी भावनाएं और उसकी समस्याएं, इन्हीं चीजों से वह डरता था। रोज के साथ जो कुछ हुआ उसे उसके आंतरिक संघर्ष का अप्रत्यक्ष परिणाम माना जा सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वह कौन सी बात है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? हालांकि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर किसी के पास अपनी अनूठी क्षमताएं और ताकतें थीं, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता था कि हर किसी की ताकत व्यवस्था की उपस्थिति में थी। किसी व्यक्ति को वास्तव में अद्वितीय क्या बनाता है, उसके अहंकार को क्या परिभाषित करता है? क्या यह उसके विचार और भावनाएं ही नहीं है? किसी व्यक्ति की भावनाएं और उनके द्वारा लिए गए निर्णय, इस निर्मम दुनिया में रहते हुए व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए बनाए गए नैतिक मानक, और इन सब के बीच उनके द्वारा बनाए गए रिश्ते, ये वो चीजें थी जिनसे डेमियन भागता था। क्योंकि अगर वह सच में इन समस्याओं को हल कर लेता, अगर वह इन चीजों पर काबू पा लेता, तो उसे डर था कि वह एक अलग इंसान बन जाएगा। उन्हें इन समस्याओं की इतनी आदत हो गई थी कि उन्हें लगता था कि अगर ये समस्याएं खत्म हो गईं, तो वे खुद को दूसरों के हाथों से फायदा उठाने देंगे। लेकिन ये विचार सरासर मूर्खतापूर्ण थे। आखिरकार ऐसी बाधाओं को पार करना स्वयं को स्वीकार करने की प्रक्रिया थी। रुयुए की कहानी सुनते हुए उसे यही एहसास हुआ। यही कारण था कि उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। सबसे पहले वह चाहता था कि वह भी वही महसूस करे जो उसने किया था, वह अपनापन जो उसने तब महसूस किया जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसे समझ सकता था।
और दूसरी बात, वह चाहता था कि उसे भी कुछ लाभ मिले। शायद अगर वह उसके ज्ञान से कुछ सीख ले तो उसे भी फायदा होगा। और रुयुए को वही अनुभव हो रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। कालकोठरी, एपिरॉन और पृथ्वी के बारे में जानने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि उसका विश्व दृष्टिकोण कितना संकीर्ण था। इतना ही नहीं, उसे ये भी एहसास हुआ कि वह जिन समस्याओं से जूझ रही थी वे उसकी समस्याओं से कहीं छोटी थी। अगर उसने ये बात जोर से कह दी होती तो डेमियन उसे बेवकूफ कहता। आखिरकार उसकी समस्याओं का कारण डेमियन की समस्याओं से कहीं ज्यादा ठोस था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा। सोचने का ये तरीका वह अवचेतन रूप से खुद की मदद के लिए इस्तेमाल करती थी, इसलिए यही उसके लिए सबसे अच्छा था। रुयुए कबीले में बिताए उन दिनों को याद करने लगी। उसने अपने जीवन में झेली गई कठिनाइयों को याद किया। क्या उसने उन सभी कठोर अनुभवों को सिर्फ रोने धोने वाली बनने के लिए सहा था? नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। उसे नहीं लगा कि उसने जो चुनाव किया या जो रवैया अपनाया वह गलत था, बल्कि उसे लगा कि ऐसे रवैये के पीछे का तर्क ही समस्या थी। She was no longer a child. She was no longer weak. There was no reason for her to erect such a wall to scare people off. She could do so with her own strength. But she wouldn't change her personality. Because as she thought about it, she realized that she enjoyed the way she was. She liked herself. Imagining herself being kinda cheerful at all times ended up repulsing her. Because that wasn't her identity. Besides, it wasn't like she couldn't be kind or she couldn't be cheerful. She had people she trusted enough to show these emotions to. And that was enough for her. For what reason should she allow those come to see her true self? That should be a right reserved for those she allowed it to. Her thoughts slowly became clear as she reaffirmed herself. She ended up coming out of that state only to realize the position she was currently in. She was still clinging to Damien as hard as she could, even though her tears had run dry long ago. She slightly shifted her head to look up at him, only to see that he was still stuck in his thoughts. Not wanting to interrupt him, she decided to stay in her current position. Besides, it was warm here. Yes, I'm staying in this position so he isn't interrupted. That's what this is. Meanwhile, Damien was still thinking about the same concept as before. He was thinking about why things felt so different with Ruyu. And it didn't take long to realize. Rose was someone who could act as his confidant at any time. And through thick and thin, she was always supportive. But there were bound to be some things she couldn't do. Her personality, which ended up being much bolder than Damien's, wasn't one that could fully sympathize with him. Her problems lay elsewhere, but she never refused to confront them. Rather, she confronted them as much as she could so that one day she could overcome them. So when Damien saw Ruyu, who was similar to him, he felt something different from when he confided in Rose. He felt like the simple fact that Ruyu was the same as him helped him overcome himself, albeit slightly. The process of change wasn't something immediate, in fact, it took a great deal of time to complete. But today, under the moonlight, that process was expedited slightly. However, no matter how refreshed Damien felt by this, there was no way he could feel completely happy at the moment. The events prior to their conversation were still stuck in his mind. That creature pretending to be Elder Baba, it obviously had other plans. And he doubted that it was working alone. From how easily it accepted death even though it couldn't achieve anything in the end, he felt that there was something more going on. But he wasn't in any position to stop it. He was on a deadline. He had to get to that convention and complete the mission his master had given him. If not for his master's sake, then it was for his own. It was a matter related to his safety and the Nox who kept causing problems everywhere he went. Again, I end up running away. इस विशाल जंगल में सिर्फ एक ही गांव नहीं था। जब डेमियन ने पहले अपनी चेतना फैलाई, तो उसने कम से कम 3 और गांव देखे। और उन सभी में उसी रहस्यमय शक्ति के अंश मौजूद थे जिसे उसने एल्डर बाबा की झोपड़ी में महसूस किया था। वह जानता था कि जंगल में और भी समस्याएं हैं। वह जानता था कि उनके जाने के बाद और भी लोग घायल हो जाएंगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह कोई ऐसा नायक नहीं था जिसकी न्याय की भावना गलत जगह पर हो और जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करता फिरे। यह उसका स्वभाव ही नहीं था। फिर भी, वह धरती का ही था। बचपन से ही उसमें नैतिक मूल्यों का गहरा समावेश था। भले ही वह बड़े पैमाने पर दूसरों के दुख दर्द को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वह अपने सामने घट रही घटनाओं को अनदेखा करने वाला व्यक्ति नहीं था। कम से कम, आमतौर पर ऐसा ही होता था।
लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कर सकता था। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, चाहे कोई अपनी उंगलियों के एक इशारे से हवा और बारिश को नियंत्रित कर सके, समय एक ऐसा शत्रु है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। चमक। यह विचार आते ही डेमियन की आंखें अचानक एक पल के लिए धुंधली हो गईं। ये क्षण भर के लिए ही था, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे लगा कि उसने कुछ अच्छा समझ लिया है। यह महज एक अंतर्दृष्टि की चिंगारी थी, लेकिन उसी से उसे पता चल गया कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे जल्द ही वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी। डेमियन ने अपनी आंखें खोली, उसे याद ही नहीं था कि उसने उन्हें कब बंद किया था, और धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को समझने लगा। हालांकि अभी रात का समय था, लेकिन चंद्रमा अब आकाश में काफी ऊपर नहीं था, वह अस्त होने की ओर अग्रसर था। नीचे देखते हुए उसने पाया कि इतने समय बाद भी रुयुए अभी भी उसकी छाती पर ही थी। अरे, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ बार उसके गालों को गुदगुदाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह शायद सो गई है। आह, कितनी परेशानी वाली बात है। ये कहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने उसे हल्के से उठाया और अपनी अंतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर को इस तरह घुमाया ताकि उसे असहजता न हो, फिर राजकुमारी की तरह उसे गोद में उठाकर जंगल से बाहर ले गया। ठंडी हवा उसके बालों को छूती हुई दौड़ रही थी और उसके चेहरे को सहला रही थी, साथ ही झाड़ियों और पेड़ों की सरसराहट की आवाजें पृष्ठभूमि संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। इस शांत वातावरण में वह अंततः जंगल से बाहर निकल आया, जहां पैंथर जैसा दैत्य उनका इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसा जानवर था जिसे उन्होंने तियान यांग से प्राप्त किया था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से पालतू था। उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि जब वे दूसरे काम करने के लिए बाहर जाएंगे तो यह जानवर खो जाएगा। उसने यथासंभव नरमी से जानवर पर सवार होकर उसे चलने का आदेश दिया। रुयुए अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। हालांकि वह उसे दोष नहीं दे सकता था। पिछले एक दिन में उसने काफी भावनात्मक तनाव झेला था, जिसकी वजह से वह इतनी थकी हुई थी। जो कहानी उसने उसे सुनाई थी, उससे डेमियन को यह एहसास हो गया था कि उसने कभी भी अपनी समस्याओं का इस तरह से सामना नहीं किया था, और न ही वे समस्याएं उसके सामने खुलकर सामने आई थीं। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और इस पूरी बात ने उसे अभिभूत कर दिया। सच कहें तो अगर डेमियन का व्यक्तित्व ऐसा न होता तो उसका भी यही हाल होता। हालांकि वह भी अपनी समस्याओं से उतना ही भागता था जितना कि वह करती थी, लेकिन वह हमेशा खुद को आत्मनिरीक्षण करते हुए और उन समस्याओं को फिर से दूर धकेलने से पहले उनसे निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करते हुए पाता था। यह एक अस्वस्थ चक्र था, लेकिन कम से कम इसने उसे इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार कर दिया, जिससे वह उस तरह की थकान का शिकार नहीं हुआ जैसा कि वह हुई थी। लेकिन बीता दिन उसके लिए भी कष्टदायक था। मासूम बच्चों को बेरहमी से मरते देखना, चाहे उसका दिल कितना भी कठोर क्यों न हो, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह आसानी से स्वीकार कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने वयस्कों की मृत्यु हुई, ये तो उन्होंने खुद तय किया था। उन्होंने ही वे फैसले लिए थे जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बच्चों के लिए मामला अलग था। डेमियन ने खुद से एक वादा किया, एक वादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी जानबूझकर किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस जानवर की चौड़ी पीठ पर लेट गया, ताकि मंजिल तक पहुंचने से पहले थोड़ा आराम कर सके। उसे अपने दिमाग को तरोताजा करने की जरूरत थी, इससे पहले कि वे उस गंभीर काम में जुटे जो वे करने वाले थे। तारांकन तारांकन तारांकन। सूर्य की तेज किरणें रुयुए की आंखों में पड़ते ही उसकी पलकें खुल गईं, जिससे उसे और सोने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि जब तक उसने आसपास नहीं देखा, तब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह सो गई थी। उसके चारों ओर हरे भरे और चमकदार मैदान फैले हुए थे, और दूर दूर तक छोटे छोटे गांव और शहर दिखाई दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे बहुत पहले ही जंगल छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वह उस पैंथर नामक जानवर के ऊपर सवार होकर चल रही थी जिसे उन्होंने संप्रदाय छोड़ने से पहले तियान यांग से प्राप्त किया था। उठकर बैठते हुए उसने अपनी आंखें मली और अपने अंदर महसूस हो रही नींद को दूर करने की कोशिश की। मुझे बहुत समय से इतनी अच्छी नींद नहीं आई है। बेहोश होने से पहले की घटनाएं जैसे ही उसकी याद में आई, उसके चेहरे पर गुस्से से लालिमा छा गई। हे भगवान, मैं आखिर क्या कर रही थी? वह डेमियन की छाती पर रोते रोते सो गई थी, जिससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने ऐसा पहले कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं किया था, खासकर किसी पुरुष के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या इसलिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब तक के सबसे आरामदायक तकिए पर सो रहा था? लेकिन अगर उसकी छाती ही आरामदायक तकिया थी, तो फिर वह अनुभूति उसके जागने से कुछ मिनट पहले तक क्यों बनी रही?
उसने रोबोट की तरह अपना सिर हिलाया और नीचे देखकर यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ बैठी है, और वास्तव में यह वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसके नीचे डेमियन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके हाथ डेमियन की छाती पर थे, जिससे वह अपना भार संभाले हुए थी, और वह उसके पेट पर बैठी थी, बस कुछ इंच की दूरी पर। अरे, मैं क्या सोच रहा हूँ? वह उठकर दूर जाना चाहती थी, लेकिन वहां जगह नहीं थी। पैंथर जैसा जानवर अभी बहुत बड़ा नहीं था और डेमियन का शरीर उसकी पीठ पर लगभग पूरी जगह घेरे हुए था। रुयुए अभी भी घबराहट में थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी लगातार बेचैनी ने किसी खास व्यक्ति को जगा दिया था। धत्तेरे की, वो ऐसे क्यों हिल रही है? डेमियन ने मन ही मन कहा और खुद को रोकने की कोशिश करते हुए सोने का नाटक करता रहा। अगर वह इसी तरह चलती रही तो उसे डर था कि कोई दूसरा जानवर जाग उठेगा, और वह उस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना चाहता था जो इसके बाद आएगी। हल्की सी आह भरते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अगर आप इतना हिलना डुलना बंद कर दें तो मुझे अच्छा लगेगा, प्यारी बड़ी बहन, उसने शरारती अंदाज में कहा। रुयुए थोड़ी सी चौंक गई क्योंकि उसकी हरकतें एक बार फिर रोबोट जैसी हो गईं। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके डेमियन की ओर देखा और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी। सुप्रभात, उसने शर्मिंदगी के मारे धीमी आवाज में कहा। हम सुप्रभात, डेमियन ने उठते हुए जवाब दिया। लेकिन इस हरकत से एक और समस्या पैदा हो गई। पेट के बल बैठी रुयुए फिसलकर नीचे गिर गई और एक दूसरे अंक पर जा गिरी। और चूंकि वह पहले से ही उसकी ओर मुंह करके खड़ी थी, जब उसने अपना ऊपरी शरीर उठाया तो वे आमने सामने आ गए। उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ ही इंच की दूरी पर थे। इस बार हैरान होने की बारी डेमियन की थी। मैं इस तरह की एनीमे वाली स्थिति में कैसे फंस गया? क्या असल जिंदगी में भी ऐसी चीजें होती हैं? इस बीच रुयुए शारीरिक और मानसिक रूप से जम सी गई थी। उसकी सारी इंद्रियां एक ऐसे जानवर पर केंद्रित थी जो उसकी बैठने की स्थिति के कारण अनजाने में जागृत हो गया था। जब डेमियन को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी नजरें फेर ली और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। यह बात सबको पता होनी चाहिए थी कि रोज के साथ भी वह कभी इस स्थिति में नहीं आया था। वे इतना एक दूसरे के करीब आए थे कि उसने अपनी इच्छाओं को आसानी से दबाना सीख लिया था। लेकिन रुयुए के साथ इस तरह की समझ जरा भी विकसित नहीं हुई थी। जब रुयुए ने डेमियन का लाल चेहरा देखा तो उसका ध्यान उसके शरीर के निचले हिस्से में हो रही हलचल से पूरी तरह हट गया। वह उसे देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया, तो मेरा निर्मम छोटा भाई भी ऐसा चेहरा बना सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, डेमियन ने भावहीनता से जवाब दिया। लेकिन रुयुए, जिसे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, ये देख सकी कि उसके चेहरे की लालिमा थोड़ी बढ़ गई थी। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आने लगा है कि वह मेरे साथ ऐसा करना क्यों पसंद करता है। वह उसे चिढ़ाती रही, इस बात को पूरी तरह से भूलकर कि वे दोनों उस समय की स्थिति में थे, और इस तरह वे अपनी यात्रा जारी रखते रहे। अब वे अपने गंतव्य से केवल एक दिन की दूरी पर थे। जैसे जैसे सूरज क्षितिज पर डूबने लगा, धरती पर छाई भीषण गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी। दिन बिना किसी खास घटना के बीत गया और आखिरकार डेमियन और रुयुए को अपना गंतव्य नजदीक आता दिखाई देने लगा। दूर से वे धुंधली सी एक विशाल पर्वत श्रृंखला की रूपरेखा देख सकते थे जिसकी ऊंचाई बादलों तक पहुंचती थी। हालांकि उसके भीतर की जानकारी रहस्य में डूबी हुई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस क्षेत्र में जा चुके लोगों की रिपोर्टों में बताया गया है, रुयुए ने उस भव्य दृश्य को निहारते हुए विस्मय से कहा। डेमियन केवल सिर हिलाकर ही जवाब दे सका, क्योंकि उसके विचार भी सामने के दृश्य पर टिके हुए थे। जिस पर्वत श्रृंखला की रूपरेखा वे वास्तव में देख पा रहे थे, वह तो हिमशैल का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी, क्योंकि उसकी पूरी संरचना एक विशाल कोहरे से ढकी हुई थी जो लगभग अलौकिक प्रतीत हो रही थी। यह धुंधला था, फिर भी साथ ही साथ पारदर्शी भी। इसने पर्वत श्रृंखला के दृश्य को एक विशाल दीवार की तरह ढक रखा था, जिससे बाहरी लोगों को इसके भीतर की चीजों का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। यह कोहरा इतना कुख्यात था कि इसे अपना ही नाम मिल गया था, असंख्य भ्रमों का पर्दा। यह नाम व्यर्थ नहीं था, बल्कि यह उस अनुभव का सटीक वर्णन करता था जो किसी व्यक्ति को इस घने कोहरे में प्रवेश करने के बाद होता था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार कोई कोहरे में काफी दूर तक चला जाए तो वह अपनी दिशा का ज्ञान खो देता है। उसे न तो ऊपर का पता चलता है, न ही बाएं का, और न ही नीचे का, और न ही सीधे का। इतना ही नहीं, ऐसी अफवाहें भी थीं कि कोई इस भयानक और रहस्यमय कोहरे में अपनी पूरी पहचान खो सकता है। और जब तक मध्य महाद्वीप पर सूरज डूब गया और रात हो गई, तब तक दोनों इस कोहरे की सीमा तक पहुंच चुके थे।
सौभाग्यवश सीमा पर एक छोटा सा शहर था जहां बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक और किसान 3000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकलने से पहले इकट्ठा होते थे। मुझे लगता है हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए, चाहे हमें ठीक ठीक पता हो कि हमें कहां जाना है। मैं उस धुंध में खो जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता जब दृश्यता सबसे कम होती है। डेमियन ने सावधानी से कहा। मैं सहमत हूं, कोहरे की बदनामी पहले से ही काफी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमारा गंतव्य इतना दूर है कि हम इसके असली भयावह रूप का अनुभव कर सकें, रुयुए ने जवाब दिया। फिर भी उन दोनों ने कोई जोखिम नहीं लिया और शहर में प्रवेश कर गए। वे अपने परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किए गए पैंथर जैसे जानवर को पहले ही छोड़ चुके थे ताकि वह अपने असली मालिक के पास लौट सके। ये केवल उन्हें यहां तक लाने के लिए उनके साथ था, क्योंकि उनके साथ आगे बढ़ने पर इसे ही खतरा हो सकता था। वापसी यात्रा के लिए उनके पास पहले से ही तियान यांग द्वारा दिए गए ताबीज थे, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। शहर में प्रवेश करते ही दोनों को वहां का उदास वातावरण तुरंत महसूस हो गया। स्थान को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था। शहर में रहने वाले कई किसान पहले ही कोहरे से गुजर चुके थे और रास्ते में अपने साथियों को खो बैठे थे। इनके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो अभियानों के लिए गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। शहर के निवासियों की बात करें तो उनकी संख्या वास्तव में बहुत कम थी। किसी के लिए स्वेच्छा से ऐसे शहर का स्थायी निवासी बनना मूर्खता होगी जो हमेशा मृत्यु की दुर्गंध से ग्रस्त रहता था। वास्तव में यह निर्णय लेने वाले केवल शहर के कई सराय और प्रतिष्ठानों के मालिक ही थे। ये लोग मुनाफे के मामले में निडर थे। खैर, डेमियन और रुयुए ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए एक सराय में प्रवेश किया और एक कमरा बुक कर लिया। जिस सम्मेलन में उन्हें भाग लेना था वह बहुत नजदीक होने के कारण उनके लिए अपनी भूमिकाओं को निभाना और भी महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए उन्होंने केवल एक ही कमरा खरीदा। लेकिन वे दोनों वयस्क थे। भले ही वे मौज मस्ती के लिए बच्चों की तरह आपस में झगड़ते हों, लेकिन ये समय ऐसी बातों के लिए नहीं था। डेमियन बिना कुछ कहे फर्श पर बैठ गया जबकि रुयुए बिस्तर पर लेट गई। और इस तरह एक शांतिपूर्ण रात बीत गई। जब सूरज फिर से उगा तो उनके लिए बाग की मांद में प्रवेश करने का समय आ गया था। असंख्य मायावी आवरण के सामने खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपने संकल्प को दृढ़ किया। हालांकि वे हमेशा से अपने मिशन के महत्व से अवगत थे, लेकिन अब जाकर उन्हें इसका पूर्ण एहसास हो रहा था। वे चारों ओर से दुश्मनों से घिरे होने वाले थे, जिनमें से कुछ उनकी क्षमताओं से परे थे। अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया तो वे बिना ये जाने कि उनकी मृत्यु कैसे हुई कुचल दिए जाएंगे। लेकिन किसान का जीवन जोखिम उठाने से ही ग्रस्त होता है और अच्छी जानकारी प्राप्त करना और सुरक्षित बाहर निकलना उनकी जिम्मेदारी थी। अगले 3 महीनों तक उन्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। एक दूसरे को चुपचाप सिर हिलाकर अभिवादन करते हुए वे कोहरे में आगे बढ़ गए। यह कोहरा, इसकी बदनामी बिल्कुल जायज है। आगे बढ़ते हुए डेमियन ने मन ही मन आह भरी। वे कुछ ही मिनटों से दौड़ रहे थे, लेकिन उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसकी चेतना का दायरा धीरे धीरे कम हो रहा है। जो कभी एक पूरे मध्यम आकार के राज्य को कवर करने के लिए पर्याप्त होता था, वह धीरे धीरे घटकर एक शहर के स्तर तक पहुंच गया। यह गिरावट इतनी तीव्र थी कि डेमियन को थोड़ी घुटन महसूस होने लगी। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे नियंत्रण में रहना पसंद था, और वर्तमान में उसे जो अनुभूति हो रही थी वह बिल्कुल विपरीत थी। कोहरे के कारण वह सतर्क हो रहा था। अब उसे लग रहा था कि उनके पास जो बचाव के ताबीज थे वे उसके लिए कहीं अधिक भाग्यशाली थे। अगर उसे कोहरे के बाहरी इलाके में ही इतनी असहजता महसूस हो रही थी तो उसे यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि इसके भीतर और गहराई में जाने पर कैसा महसूस होगा, खासकर अगर उसे भागते समय ऐसा करना पड़े। सौभाग्य से उसे इससे ज्यादा देर तक निपटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने अंतिम गंतव्य को सामने ही देख लिया था। उन्होंने जिस स्थान को चिन्हित किया था वो पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में कोई बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र नहीं था, क्योंकि कोहरे के कारण वे कभी भी ऐसी जगह का पता नहीं लगा सकते थे। बल्कि यह एक ऐसा मील का पत्थर था जिसे व्यापक रूप से पहचाना जा सकता था। तियान यांग ने तैयारी के लिए पर्याप्त ठोस जानकारी जुटा ली थी। चूंकि कोहरे की समस्या सभी को प्रभावित करेगी, इसलिए दुष्ट संप्रदायों ने सम्मेलन स्थल पर चौकियां स्थापित कर दी थीं, जहां सम्मेलन में भाग लेने वालों को सही स्थान तक निर्देशित किया जा सके। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उसने एक विशाल नदी का शानदार रूप देखा जो असंख्य मायावी आवरण से होकर गुजर रही थी और कोहरे के बाहरी इलाकों और वास्तव में खतरनाक हिस्सों के बीच एक सीमा बना रही थी। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, तीसरी श्रेणी के प्राणी इसे एक छलांग में पार कर सकते थे, लेकिन इसकी गहराई को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि यह नदी का मुख्य आकर्षण नहीं था।
दरअसल नदी के पानी के खून जैसे लाल रंग ने ही इस नदी को इसका नाम और प्रसिद्धि दिलाई। एक नदी जिसके बारे में अफवाह थी कि उसमें मरने वाले अनगिनत साधकों के खून से उसका निर्माण हुआ था। एक नदी जो कभी 3000 राक्षसों की पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में स्थित एक साधारण सी घाटी हुआ करती थी। ब्लडस्टोन नदी, डेमियन ने अपनी आंखों से इसे देखते हुए बुदबुदाया। ब्लडस्टोन नदी, डेमियन ने अपनी आंखों से इसे देखते हुए बुदबुदाया। ये नाम वाकई सार्थक था। वह इस पानी और असली खून में फर्क नहीं कर पा रहा था। इतनी दूरी से भी इसकी बनावट शुद्ध पानी जैसी नहीं लग रही थी। अचानक उनके सामने एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर भी काले लिबादे से ढका हुआ था, जिससे वह बेहद संदिग्ध लग रहा था। फिर भी कोई उससे सवाल नहीं करेगा। साधकों के लिए साहसिक यात्राओं पर जाते समय अपनी पहचान छिपाना कोई असामान्य बात नहीं थी। कौन जानता था कि आगे क्या होगा। ऐसे कई मामले सामने आए जहां भोले भाले और धोखेबाज साधकों ने अनजाने में शक्तिशाली युवा गुरुओं या ऐसे ही अन्य लोगों को नाराज कर दिया और उनके पूरे वंश का नाश हो गया। बिना समर्थन वाले लोगों के लिए इस तरह की गुप्त कार्रवाई एक आम बात हो गई थी। उस संदिग्ध व्यक्ति को देखते हुए दोनों को जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। वे जानते थे कि उनके पास आने का उसका उद्देश्य क्या था। क्या आप दोनों को इस नदी को पार करने में सहायता चाहिए? उस व्यक्ति ने नदी के किनारे खड़ी एक छोटी नाव की ओर इशारा करते हुए पूछा। उस व्यक्ति के हाव भाव और पहनावे से ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे सीधे स्टिक्स नदी को पार करने की बात कर रहा हो। हालांकि दोनों का नदी पार करने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, इसके बजाय हम इस ब्लडस्टोन नदी की सबसे गहरी गहराइयों में छिपी हुई चीजों का पता लगाना चाहते हैं। डेमियन की बातें सुनकर उस आदमी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे दोनों नजरअंदाज कर सके। उसने हल्के से सिर हिलाकर उन्हें आगे आने का इशारा किया। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही हो। ब्लडस्टोन नदी की सबसे गहरी धाराएं यहां से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। वहां तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। डेमियन ने लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति की ओर हल्के से सिर हिलाया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। डेमियन द्वारा बोले गए शब्द आगामी आयोजन में भागीदारी की घोषणा करने वाले मुख्य संकेत थे। इसका अर्थ समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी यह सत्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। डेमियन और रुयुए उस स्थान पर पहुंचने से पहले ही एक बार फिर दौड़ने लगे जहां उस व्यक्ति ने इशारा किया था। जल्द ही उनकी मुलाकात उस गाइड से हुई जिसके बारे में नकाबपोश व्यक्ति ने उन्हें बताया था। वहां से प्रवेश पाने की प्रक्रिया सरल थी। नकाबपोश व्यक्ति डेमियन और रुयुए को पास के एक बड़े पेड़ की ओर ले गया और उसकी छाल पर अपना हाथ रख दिया। इस क्रिया से पेड़ का तना खुल गया और अंदर एक मार्ग दिखाई दिया। हमें उम्मीद है कि आपका प्रवास सुखद रहेगा, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। जैसे ही डेमियन और रुयुए गलियारे में दाखिल हुए, उनके पीछे छिपा हुआ प्रवेश द्वार बंद हो गया। सच तो यह है कि यह घटना उतनी गुप्त नहीं थी जितनी किसी को उम्मीद होगी। असल में यह कोई छिपी हुई घटना थी ही नहीं। जिस प्रकार धर्मपरायण संप्रदाय वार्षिक प्रतियोगिता और संप्रदायों की सभा आयोजित करते थे, उसी प्रकार दुष्ट शक्तियां भी ऐसा ही करती थीं। यह एक प्रदर्शन और एक प्रकार का उत्सव था। इसी कारण उन्हें आयोजन में जासूसों की घुसपैठ की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने धार्मिक संप्रदायों के आयोजनों के लिए भी ऐसा ही किया था, तो फिर वे ऐसा क्यों न होने दें। वास्तव में धार्मिक संप्रदायों को इस परंपरा की भली भांति जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि इसमें हस्तक्षेप करने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। अगर वे इस सभा का इस्तेमाल दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने के लिए भी करना चाहें, तो भी वे स्पष्ट रूप से बुरी तरह असफल होंगे। और अगर वे ऐसा नहीं भी करते, तो भी इस हमले में उन्हें इतनी जनशक्ति खोनी पड़ेगी कि यह वास्तव में एक सार्थक निवेश साबित नहीं होगा। और इस तरह के नाजुक संतुलन के चलते ये कई गुप्त अभियानों और योजनाओं को अंजाम देने के लिए एकदम सही जगह थी। यह एक तरह से सबके सामने छिपने की अवधारणा के समान था। यही कारण था कि डेमियन और रुयुए को खुद को छिपाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। भले ही मुख्य सम्मेलन में धर्मात्मा संप्रदाय के जासूसों पर नजर न रखी जा रही हो, फिर भी वे किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकते थे। अन्य गैर संबंधित दुष्ट संप्रदायों से आने वालों के लिए भी यही स्थिति थी। जैसे ही डेमियन और रुयुए उस छिपे हुए रास्ते की खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उन्हें एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जिस पर केवल एक ही कुंडी लगी हुई थी। मानो उनकी उपस्थिति को भांपते हुए कुंडी खुल गई, जिससे तीक्ष्ण निगाहों का एक जोड़ा अंदर दिखाई दिया, जिसने उन्हें ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे अंदर का दृश्य प्रकट हुआ।
यह एक विशाल गुफा थी जिसे ऊपर की चट्टानी छत को छोड़कर लगभग एक खुले शहर के रूप में देखा जा सकता था। उस इलाके के चारों ओर दर्जनों मंडप और स्टॉल लगाए गए थे, जिससे ऐसा दृश्य बन गया था जो धरती पर किसी राजकीय मेले की याद दिलाता था। अस्थायी सड़कों के किनारे हर आकार और कद के किसान खड़े थे। उनमें एक ही बात समान थी कि उनके चेहरे आधे ढके हुए थे। यह सुनिश्चित करने का एक और उपाय था कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं ऐसा न चाहे, उसकी पहचान उजागर न हो। यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा, यह उनकी अपनी समस्या थी। आयोजन के आयोजक उन मूर्खों की गंदगी साफ नहीं करेंगे जिन्होंने खुद ही गंदगी फैलाई थी। डेमियन और रुयुए ने भी ये आधे मुखौटे पहन रखे थे, क्योंकि ये मुखौटे उस नकाबपोश व्यक्ति ने दिए थे जिसने उनके लिए मार्ग खोला था। दोनों ने सड़कों पर टहलते हुए नज़ारों का लुत्फ उठाया और इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि ये दृश्य उनके मूल अनुमान से कितना अलग था। ये जगह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा साफ है। हाँ, जिस तरह से दुष्ट संप्रदायों को आमतौर पर चित्रित किया जाता है, मुझे नहीं लगता था कि वे इस तरह के पारंपरिक मानकों का पालन करेंगे। डेमियन और रुयुए ने माना संचार के माध्यम से संवाद किया। सेलेस्टियल स्टार पैलेस में लोगों द्वारा दुष्ट संप्रदायों के बारे में की गई बातचीत के आधार पर डेमियन की धारणा बहुत ही आदिम थी, ये कहना गलत नहीं होगा। उसे आशंका थी कि वे एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होंगे, सड़क किनारे व्यभिचार कर रहे होंगे और कई अन्य असभ्य कार्य कर रहे होंगे। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। शायद कुछ लोग इतने दुराचार में डूब गए थे कि उन्हें अपनी छवि या सार्वजनिक शालीनता की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन अधिकांश लोगों में इतनी समझ थी कि वे इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें न करें। और इस जगह पर ऐसे नियम लागू किए गए थे। खैर, कुछ हद तक। अरे क्या मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा था? एक हटे कट्टे आदमी ने अपने सामने खड़े दूसरे आदमी पर चिल्लाते हुए कहा। जाहिर तौर पर वह बहुत नाराज था। क्या आपने सुना? मुझे माफ करना, मुझे अपने आसपास मक्खियों की भिनभिनाहट याद रखने की आदत नहीं है। छोटे कद के आदमी ने जवाब दिया। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? उस हटे कट्टे आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ओह, अब मुझे याद आया। तुम वही बेवकूफ हो जिसे मैंने कुछ समय पहले अपाहिज कर दिया था क्योंकि तुमने मेरी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। तुम्हारी औरत? वो तो शुरू से ही मेरी औरत थी। तुम्हें उसे ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया? खैर, कल रात जब वह मेरा नाम लेकर आहें भर रही थी, तब तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुद को तुम्हारी औरत समझ रही है। इस समय तक उस हटे कट्टे आदमी का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था और यह स्पष्ट था कि वह अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। बस यही काफी है। अगर मैं तुमसे निपट लूं तो वो फिर से मेरी हो जाएगी। बस इतना ही काफी है ना? उसके शरीर से एक शुरुआती स्तर के तृतीय श्रेणी के सैनिक की आभा उमड़ी और उसके आसपास की धरती कांप उठी। अचानक जमीन से एक विशाल नुकीली चीज निकली जो छोटे कद के आदमी के पेट की ओर निशाना साध रही थी। मुझसे पंगा लेने की यही कीमत है। फिर भी छोटे कद के व्यक्ति ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया, जिससे मिट्टी का खंभा चटककर टुकड़ों में बिखर गया। तुमने अभी क्या किया? उस हटे कट्टे आदमी ने घबराते हुए पूछा। खैर, उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम अपने विरोधियों को चुनना सीख जाओगे। और हाँ, उन रंडी औरतों से प्यार मत करना जो जरा सी भी ताकतवर मर्द पर लट्टू हो जाती हैं। छोटे कद के आदमी ने जवाब दिया। इससे पहले कि वह हट्टा कट्टा आदमी एक और शब्द कह पाता, छोटा आदमी गायब हो गया, उसके सामने प्रकट हुआ और अपनी हथेली उसके सिर की ओर बढ़ा दी। बलवान व्यक्ति के लिए अब रोकना संभव नहीं था, इसलिए उसने बचाव के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन वह अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर सका। जैसा कि छोटे कद के व्यक्ति ने कहा, उसे अपने प्रतिद्वंदियों को चुनने का तरीका ही नहीं आता था। जब हथेली उस हटे कट्टे आदमी के सिर तक पहुंची तो प्रतिक्रिया तुरंत हुई। हथेली की ताकत ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे उस आदमी का सिर तरबूज की तरह फट गया और उसकी खोपड़ी के टुकड़े और दिमाग जमीन पर बिखर कर अपना रंग बिखेर दिया। अपने हाथ से खून को हल्के से झाड़ते हुए छोटे कद के उस व्यक्ति ने गिरते हुए शव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। और ठीक उसकी तरह घटना के बाकी गवाह भी अपने दिनचर्या में इस तरह रम गए जैसे कि पहले हुई कोई बातचीत कभी हुई ही न हो। ऐसे मामूली झगड़े की वजह से एक आदमी की जान चली गई। डेमियन दूसरों की जान को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन उसने पहली बार किसी को इतनी छोटी सी बात पर मरते देखा था। हल्के से सिर हिलाते हुए उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा निर्दयी जगह है।